अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ का यूनिट 19। इससे पहले हमने यूनिट 18 कंप्लीट जो है वो उसको सॉल्व कर लिया था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप वो लाजमी देखिएगा। उसमें जो है हमने यूनिट 18 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया था। अब हमने यूनिट 19 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस जो है वो दरअसल एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है कि एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मींस एलिमेंट्स को रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करना। अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर एग्जांपल हमारे पास एलिमेंट्स है A B C D E F, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल ली है। अगर हम इसको देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। अब लाजमी नहीं है ये इस फॉर्म में हो सकते, ये ऐसे स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इस तरह रेक्टेंगुलर भी फॉर्म में हो सकते हैं। तो शॉर्टली मैट्रिसेस क्या होता है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिसेस में हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है रो, दूसरी होती है कॉलम। अब रो और कॉलम में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है। अगर आपने देखा होगा स्कूल में आपको जब टीचर वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश में करवाने लगती हैं तो वो आपसे कहती हैं कि कॉलम बना लें, वर्ड्स मीनिंग के लिए कॉलम बना लें। तो आप कैसे कॉलम बनाते हैं, इस तरीके से सेंटर में भी लाइन लगाते हैं और ऐसे आप क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। एक तरफ वर्ड्स लिख देते, दूसरी तरफ मीनिंग। तो ये जो है वर्टिकल फॉर्म में जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये आपके पास क्या कहलाती हैं, कॉलम। अगर हम इधर मैट्रिसेस की बात करें तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, कॉलम। और रो क्या होता है, टीचर लिखने के लिए जो यूँ इस तरह लाइंस लगा रही होती हैं, तो ये हमारे पास कहलाती हैं रो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉलम कौन से होते हैं और रो कौन सी होती है। ठीक है, ये हमारे पास कॉलम कहलाता है और इस फॉर्म में ये हमारे पास रो होती हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस की। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि जब हम नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम के से तो हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमेशा पहले रो आएगी देन कॉलम। ठीक है, ऐसे नहीं है पहले कॉलम फिर रो। कॉलम मल्टीप्लाई बाय रो नहीं होता, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम होता है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालें तो हम यहाँ पे क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। कितनी रो हैं, 1 2 3, हमने लिख दिया 3, मल्टीप्लाई बाय कॉलम कितने 1 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो 3 2 6। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास 6। ठीक है, अब ये था हमने पढ़ लिया, हमें पता चल गया मैट्रिसेस क्या होता है, रो और कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट आते हैं इसकी टाइप्स पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पहली इसकी टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो अभी मैंने आपको बताया रो किसे कहते हैं, जो यूँ लाइन में हमारे पास हो। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो तो वो हमारे पास कहलाते हैं रो मैट्रिक्स। जस्ट सिंगल लाइन होनी चाहिए आपके पास। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो इस तरह एक रो में हो x y z, ये एक ही रो है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इस फॉर्म में भी आ जाए तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये एक ही रो है। ठीक है, आई होप आपको रो मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम वही नाम से आप समझ गए होंगे, तो ऐसे एलिमेंट जिनकी अरेंजमेंट एक कॉलम पर हो, एक कॉलम की फॉर्म में हो, तो वो हमारे पास कहलाते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो ये इसकी दो टाइप्स हो गई। आगे मज़ीद इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के। इट मीन जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो वो हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी रो है? 1 2। कॉलम कितने? 1 2। तो इट मीन्स जितने कॉलम उतनी रो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसकी टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लिख के दिखा देते हैं कि भाई ये देखें, ये हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। असल में उनको पता नहीं होता, बस उन्होंने जो है उनके माइंड में एक चीज़ बैठी हुई होती है कि इस टाइप का, इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म में करके लिखना है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो एक दूसरे के इक्वल ना हो। अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है, अगर हम इसकी बात करें, अब आप कह सकते हैं ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जी बिल्कुल। क्यों? आप इसकी शेप पे नहीं जाएं, आप ये देखें इसमें कितनी रो है? 1 2 3 रो है। अगर कॉलम की बात करें 1 2, कॉलम कितने? 2। मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के, तो ये आपके पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, इक्वल हो एक दूसरे के, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, और जिसमें सेम ना हो, एक दूसरे के इक्वल ना हो, वो हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो, वो हमारे पास कहलाता है ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शेप गिवन है, ठीक है, हम रेक्टेंगुलर की ले लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर की शेप गिवन है, तो जब हम इस रेक्टेंगुलर का हाफ कर देंगे ऐसे, तो ये जो लाइन इसको हाफ कर रही है, ये लाइन हमारे पास कहलाती है डायगोनल। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें मैट्रिक्स की, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो सारे एलिमेंट ज़ीरो है, सिवाय ये देखिए ये डायगोनल फॉर्म में अगर हम बात करें तो सिर्फ इनके नंबर्स है, तो डायगोनल लाइन के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो क्या है? ज़ीरो है। तो ये हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स आ जाए जिसके एलिमेंट जो डायगोनल फॉर्म में है, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, वो हमारे पास कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की भी दो टाइप्स है, एक होती है स्केलर, एक होती है यूनिट। अब स्केलर कौन सी होती है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डायगोनल यूं बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर। अब मतलब जिसके जो है वो सारे डायगोनल फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सेम हो। अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है, वो 2 2 भी हो सकता है, माइनस की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन स्केलर के लिए शर्त ये है कि उस डायगोनल फॉर्म के सारे एलिमेंट्स सेम हो और बाकी एलिमेंट्स क्या हो? ज़ीरो। तो वो हमारे पास कहलाता है स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसकी दूसरी टाइप होती है यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स। यूनिट में क्या होता है? उसमें भी सेम जो है वो डायगोनल फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होना चाहिए। यूनिट से अंदाज़ा हो रहा था, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये डायगोनल फॉर्म के सारे एलिमेंट जो है वो 1 1 हैं। स्केलर में क्या होता था कि एलिमेंट सेम होने चाहिए बट वो 1 नहीं होते थे,
ठीक है। अगर आपके पास वन सेम एलिमेंट का जो एलिमेंट है वो वन हो, वो सेम आ जाए डायगोनल फॉर्म में, तो वो आपके पास कहलाते हैं यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। आई होप आपको स्केलर और यूनिट दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लास्ट हमारे पास टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की भी मज़ीद दो टाइप होती हैं अपनी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है ए, जो कि हमारे पास का क्या मैट्रिक्स गिवन है A B C D E F। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, अब आपने देखा होगा एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर आप अपनी क्लॉक में टाइम देखें तो वहाँ पे क्या हो रहा है, 12 के बाद 1 2 3 4 5, तो ऐसे वो जो है मूव कर रही होती है, तो ये कहलाता है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, जो उल्टी चल रही होती है, 12 11 10 9 8, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो लेकिन हमने इसके एलिमेंट्स को क्लॉकवाइज जो है वो टर्न करना है। इट मीन जो हमारे पास रो है उसको हमने क्या बना देना है, कॉलम। जैसे मैंने कहा था कि क्लॉकवाइज, तो हमने इसको यूं करना है, ये ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको भी क्लॉकवाइज सी डी, इसी तरह इसको भी ई एफ। मीन जो रो थी उसको हमने क्या बना दिया, कॉलम। तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज। तो इस पे जो है हम छोटा सा टी बना देते हैं। इस टी का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ए का सेट है उसका हमने क्या लिया हुआ है, ट्रांसपोज। अब इसकी भी दो टाइप होती है, एक होती है सिमेट्रिक, एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है हमारे पास कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें पता है कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स होती हैं उसको हम रो में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रो होती हैं उसको हम नंबर ऑफ़ कॉलम में चेंज कर देते हैं। कैसे, अब ये रो है इसको हम कॉलम बना देंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये क्या है यहाँ पे 1 2 3, तो कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। अब ये रो है 2 -4 -5, इसको कॉलम में करके लिख देंगे 2 -4 -5। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 -5 6, तो हमने लिख दिया 3 -5 6। अब इसमें क्या हुआ कि हमने इसका ट्रांसपोज तो लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर आप देखें ये सेम वही आंसर आ गया। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद सेम वही हमारे पास आंसर दोबारा आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक ट्रांसपोज। ठीक है। अब हम इसकी दूसरी टाइप पढ़ते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारा एक एग्जांपल है हमारे पास। अब इसमें भी सेम यही करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, जो हमारे पास रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, क्या है 1 2 3, तो हम इसको कॉलम में लिख देंगे 1 2 3। अब ये क्या है -2 1 5 -2 1 5 -3 -5 1 -3 -5 1। अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आप देखें ये सेम ही है, सेम वही आया, जस्ट इसके साइन चेंज हो गए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वो वैल्यू तो आंसर सेम हो, बट उन वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाए। जस्ट सिमेट्रिक में क्या हो रहा था कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे थे, लेने के बाद हमारे पास सेम वही आंसर आ रहा था, तो वो हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक। बट अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू तो सेम हो बट उनके साइन चेंज हो जाए, तो वो हमारे पास कहलाते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये यूनिट 19 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसका बेसिक चीज़ें थी जो आपके लिए ज़रूरी थी। तो आई होप आपको मैट्रिक्स का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसकी टाइप भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।